हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का पुनः सत्र 2024 और 25 की इस कड़ी में, जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स को और जिसमें हमारे चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर फर्स्ट, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके दो भाग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें हमने जाना था कि वैद्युत आवेश क्या होता है तथा वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है और उनका नामकरण भी हमने समझा था इससे पहले वाले दो भागों में। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुणधर्म होता है जिसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, या हम ये कह सकते हैं कि जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या उसका अनुभव होता है, वो होता है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुणधर्म होता है जो उस वस्तु के अंदर ही पाया जाता है, लेकिन वह एक्टिव तब होता है जब वहां पर कोई प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे हमने मार्कर को बालों से रगड़ा था तो उसके पश्चात मार्कर जो है वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े, तिनके या मिट्टी के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है या चिपका लेता है। तो ये गुण उसके अंदर पहले से था, लेकिन यहाँ पर घर्षण की प्रक्रिया कंप्लीट करने के पश्चात वह ऐसा गुण प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये है कि किसी वस्तु में ये जो गुण पाया जाता है तो वह आखिर किस कारण से एक्टिव होता है, यानी ये जो घर्षण की प्रक्रिया यहाँ पर हमने अपनाई है, इस प्रक्रिया के करने के पश्चात उस पदार्थ में या उस वस्तु में ऐसा क्या हो जाता है कि वह वस्तु जो है अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाती है। तथा हमने ये भी जाना था कि एक जैसी प्रकृति की दो वस्तुएं जो होती हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और अलग अलग आवेश अगर उन वस्तुओं पर होता है तो वो आकर्षित करने लग जाती हैं। तो आज की क्लास में हम यही समझने वाले हैं कि ये जो गुण वस्तु के अंदर है आवेश वाला, वो किस वजह से एक्टिव होता है, यानी ऐसा उस वस्तु के अंदर बाहर से कोई प्रक्रिया अपनाने के पश्चात क्या घटना घटित होती है, उनके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से फिर वो वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाती है, या सीधा सा मैं ये कहूं कि कोई वस्तु आवेशित होती किस कारण से है। इसी का उत्तर जानेंगे आज की क्लास में, जिसका टॉपिक आज हम कंप्लीट करने वाले हैं वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यही कंप्लीट करने वाले हैं आज की क्लास में। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एक्सप्लेन में। तो देखिए आज का टॉपिक वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। बिल्कुल बेसिक से हम इसको कंप्लीट करेंगे और आवेश के प्रकारों का टॉपिक भी हमने बिल्कुल गहराई से लिया है। वीडियो जरूर लंबे हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कंप्लीट मैटर आपको यहीं से मिल जाएगा। आज के टॉपिक का सारांश जो है वो भी एक ही लाइन का है, लेकिन हम एक लाइन में कंप्लीट करने वाले नहीं है, इसको पूरा बेसिक कंप्लीट करेंगे। क्या रीजन है उस एक लाइन को कंप्लीट करने के लिए? कंप्लीट आपको वीडियो देखना पड़ेगा, लेकिन एक बार देखने के पश्चात आप सारांश खुद से ही निकाल पाओगे, इसकी 100% गारंटी है। तो यहां पर देखते हैं आज के टॉपिक को। तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी वस्तु या पदार्थ होता है, उसके निर्माण में जो सबसे छोटा जो हिस्सा होता है या निर्माण में जो योगदान होता है वो होता है परमाणु का। या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है वो असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, ये हम सब जानते हैं। और किसी वस्तु के अंदर जो परमाणु पाया जाता है, यानी सबसे छोटी इकाई किसी पदार्थ की होती है तो वो होती है परमाणु। और ये जो परमाणु होता है इसके निर्माण में भी मेन 3 मूल कण काम करते हैं। एक हमारे पास में है इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमारे पास में है प्रोटॉन, और तीसरा जो मूल कण है वो है न्यूट्रॉन। ये 3 कण हैं जिनके द्वारा परमाणु का निर्माण होता है। और 9th क्लास में आपके पूरे परमाणु की स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ है कि परमाणु क्या होता है, उसके लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए थे। इसमें डाल्टन का सिद्धांत, रदरफोर्ड का सिद्धांत, काफी सिद्धांत परमाणु के लिए दिए गए थे जो आपकी कंप्लीट किए हुए 9th क्लास में। तो बेसिकली हम यहाँ पर देख रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर इसकी संरचना की बात करें तो परमाणु के अंदर ये हो गया नाभिक, और इसके चारों तरफ निश्चित ऊर्जा की होती है विभिन्न कक्षाएं। यहां पर नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ये भी हम जानते हैं। तथा इलेक्ट्रॉन जो है वो इन निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये आपके पास में 2n² वाले फॉर्मूले से हम जानते हैं। यहां पर
कोई भी परमाणु जो होता है उसमें 3 मूल कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन उस परमाणु की कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये हम यहाँ पर जान चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास में ये है कि किसी भी परमाणु की अगर हम बात करें, किसी भी परमाणु की अगर हम बात करें तो उस परमाणु में सामान्य अवस्था में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी एक परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। माना कि यहाँ पर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो n1 है और प्रोटॉनों की जो संख्या है वो n2 है। तो सामान्य अवस्था में किसी भी परमाणु के लिए n1 और n2 का मान आपस में क्या होगा, समान होगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल सेम होती है सामान्य अवस्था में। फिर हमारे पास में नेक्स्ट अगर हम इसको समझे थोड़ा सा कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो हम जानते हैं किसी भी वस्तु या पदार्थ का जो न्यूनतम आवेश होता है, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। किसी भी पदार्थ या वस्तु पर जो न्यूनतम आवेश होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, यहाँ पर माइनस का साइन इलेक्ट्रॉन के आवेश के लिए दर्शाया जाएगा, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान है। तथा एक प्रोटॉन के आवेश की बात करें तो परिमाण में इसका मान भी सेम ही होता है, यानी जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर होता है। लेकिन प्रोटॉन पर आवेश की प्रकृति धनावेशित होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की प्रकृति नेगेटिव होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब इसके आगे। यहां तक हमारे पास में ये हो गया कि किसी परमाणु में टोटल जो नेगेटिव चार्ज होगा वह सभी इलेक्ट्रॉनों की वजह से हमें मिलने वाला है, तथा किसी परमाणु में टोटल जो पॉजिटिव चार्ज होगा यानी धनात्मक आवेश जो होगा वो हमें प्रोटॉनों के आवेश से मिलने वाला है। कंप्लीट है। अब एक और बात है, आप यहां पर ध्यान दीजिए कि प्रोटॉन जो है वो कहां पर पाए जाते हैं, नाभिक के अंदर। न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो वैसे ही न्यूट्रल होता है, यानी वैद्युत उदासीन होता है। तो आवेश होता ही 2 के ऊपर है, एक तो इलेक्ट्रॉन पर और एक होता है प्रोटॉन पर। तो यहां पर ये जो नाभिक है वो आवेश दर्शाएगा किसकी वजह से, प्रोटॉनों की वजह से। और प्रोटॉन पर जो आवेश है वो है पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर है यहां तक? अब हमारे पास में ये है कि इस पूरे परमाणु का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा वो होगा हमारे पास में प्रोटॉनों की वजह से। क्लियर है? जो अभी आपको बताया, इस पूरे परमाणु का जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉनों की वजह से। तो अब हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश हमारे पास अवेलेबल है, 1 प्रोटॉन का आवेश हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें यह देखना है कि इस परमाणु के अंदर कितने प्रोटॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं। उनकी संख्या को अगर इनके एक एक वाले मान से गुणा कर दिया जाता है तो हमारे पास इनका टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव प्राप्त हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहां पढ़ लें कि सोडियम परमाणु की अगर मैं बात करूं तो सोडियम परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है 11, और जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है इसका मतलब उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी उतनी ही होती है। इसमें प्रोटॉन भी कितने हैं, 11 ही है। यानी यहाँ पर N2 का जो मान है वो 11 है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 11 है, जिसको मैंने N1 से दर्शाया, तो ये भी कितने हैं, 11 है। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि इस जगह हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर सोडियम की बात की हमने, तो यहाँ पर सोडियम परमाणु 11 नंबर पे आता है आवर्त सारणी में, तो वहां पर उसका परमाणु क्रमांक 11 हुआ। परमाणु क्रमांक जितना होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं, तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या 11 है। जितने प्रोटॉन उतने ही होते हैं इलेक्ट्रॉन। सामान्य अवस्था में कोई प्रक्रिया उस परमाणु पर नहीं हुई हो तब वो उसको सामान्य अवस्था में कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हो गई यहाँ पर 11। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की आवेश का मान हमें पता है, जो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है। तो 11 प्रोटॉनों पर टोटल कितना धनावेश होगा, 11 इलेक्ट्रॉनों पर टोटल कितना ऋणावेश होगा। तो इसका मतलब 11 से अगर मैं इस मान को 11 से अगर मैं इस मान को गुणा कर लेता हूं, दोनों को जोड़ देता हूं, तो इस परमाणु का टोटल आवेश मेरे को मिल जाएगा। इसका मतलब इस परमाणु का टोटल नेगेटिव चार्ज, यह है कुल ऋणात्मक आवेश, वो मिलेगा हमें 11 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सभी इलेक्ट्रॉनों का आवेश हमें मिल जाता है। क्लियर है?
टोटल पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे पास में प्रोटॉन है 11, एक प्रोटॉन पर आवेश इतना है, ये हो जाएगा टोटल धनावेश। अब इस पूरे परमाणु का आवेश हमें ज्ञात करना है, तो इसके सभी आवेशों का मान हम ज्ञात कर लेंगे। इसका मतलब टोटल आवेश को अगर मैं Q से दर्शा देता हूं तो वो हमारे पास में है इस मान को, और इस मान को अगर हम जोड़ देते हैं, क्योंकि ये टोटल नेगेटिव चार्ज है, ये टोटल पॉजिटिव चार्ज है, और कुल आवेश जो होगा उसके अंदर मौजूद सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होगा। तो यहां हमारे पास -11 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 प्लस में ये वाला मान 11 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19, दोनों मान सेम है, एक प्लस का है एक माइनस का, तो फाइनली हमारे पास Q बराबर कितना हो गया 0। यानी इस परमाणु के अंदर आवेश मौजूद है, इस परमाणु के अंदर आवेश मौजूद है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन इस पूरे परमाणु का टोटल आवेश कितना है, 0 है। यानी जिस वस्तु पर टोटल आवेश 0 हो उसको हम कह सकते हैं वह वैद्युत का क्या होता है, उदासीन होता है। इसका मतलब यह परमाणु सामान्य अवस्था में विद्युत का क्या होगा, उदासीन होता है। यहां पर एक परमाणु में आवेश मौजूद है, जैसे किसी वस्तु के अंदर आवेश मौजूद होता है वो गुण उसका जनरेट होता है, यहां इस परमाणु में आवेश मौजूद है लेकिन पूरे परमाणु पर आवेश नहीं है, यानी पूरा परमाणु विद्युत का क्या है, उदासीन। अब वापस आइए आप, हर पदार्थ जो है वो आपके असंख्य परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है और सभी परमाणु जो है वो विद्युत के क्या है, उदासीन है। तो अब आप ये बताइए पूरा पदार्थ जो होगा क्या वो आवेशित होगा या उदासीन होगा, क्योंकि सभी परमाणु उदासीन है और उनसे मिलकर पदार्थ बन रहा है, तो पदार्थ भी कैसा होगा, विद्युत उदासीन होगा। मेरे पास ये मार्कर है, अनेकों परमाणु से मिलकर ये बना हुआ है, इसका हर एक परमाणु जो है वो विद्युत का उदासीन है, सभी परमाणु मिलकर इस पदार्थ को निर्मित करते हैं, तो फिर इस पूरे पदार्थ पर आवेश कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है। तो सामान्य अवस्था में कोई भी वस्तु जो है वो विद्युत की उदासीन ही होती है, यानी वो नॉर्मल अवस्था में कोई अलग व्यवहार नहीं दर्शाती है। जब इसके ऊपर कोई क्रिया अप्लाई की जाती है, जैसे घर्षण वाली प्रक्रिया होगी, किसी चालक के ऊपर बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है, तब वो कुछ अलग प्रक्रिया करता है, तो कुछ प्रक्रिया अपनाने के बाद फिर ये वस्तु आवेशित होती है। वो जो आवेश वाला गुण था जो कुछ क्रिया करने के बाद ही प्रकट क्यों होता है, जबकि आवेश उसके अंदर मौजूद होता है, आवेश उसके अंदर मौजूद होता है, लेकिन फाइनली बिना किसी प्रक्रिया के 0 और प्रक्रिया के बाद एक्टिव होता क्यों है, वो पढ़ते हैं इसके आगे। तो अब बढ़ते हैं इसके आगे के भाग की ओर। अब तक के टॉपिक में हमने ये जाना है कि कोई भी वस्तु या जो पदार्थ होता है वो सामान्य अवस्था में किसी भी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं करता है। कोई भी वस्तु सामान्य अवस्था में अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करती है। कोई भी वस्तु सामान्य अवस्था में अलग प्रकार का व्यवहार नहीं करती है। तो फिर घर्षण करने से या बाहर से कोई वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करने से उस वस्तु में ऐसा क्या होता है कि वो अन्य वस्तुओं को आकर्षित और प्रतिकर्षित करने लग जाती है, उसको ही समझते हैं यहां से। अब यहां पर आपके पास ये जो परमाणु के थोड़ा सा मॉडल हमने दे रखा है, इसके अनुसार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर है और ये बाहर की कक्षाओं में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक के अंदर है और नाभिक के अंदर इन दोनों कणों के मध्य जो बल लगेगा, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य जो बल लगेगा वो होता है नाभिकीय बल। नाभिक के अंदर तो सिर्फ एक ही बल लगेगा, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, जो कि प्रकृति का सबसे प्रबल बल होता है। 11th क्लास में हम ये समझ चुके हैं। और वैसे हमारे पास में चैप्टर नंबर 13 जो है वो नाभिक ही है, वहां पर भी दोबारा से इसका रिपीट होगा। तो प्रकृति में सबसे प्रबल बल जो होता है वो नाभिकीय बल होता है। तो इन दोनों कणों के बीच में ये बल लग रहा है और वो प्रकृति में होता है आकर्षण बल। इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो प्रबल बल से आकर्षित है। तो यहाँ पर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये तो इस नाभिक से बाहर नहीं जा सकते। कंप्लीट है यहाँ तक। नेक्स्ट अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो नाभिक था इसके ऊपर जो चार्ज था वो कौन सी प्रकृति का था, पॉजिटिव प्रकृति का, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन धनावेशित है तो नाभिक भी कैसा है, धनावेशित है। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बता सकता है। नाभिक एक धनावेशित पार्ट हो गया और यहां इस कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा है, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब इस धनावेशित नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में लगेगा आकर्षण बल।
इसका हमने 11th क्लास में अध्ययन भी किया था कि प्रकृति में मूल 4 ही बल होते हैं, नाभिकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और दुर्बल फोर्स। ठीक है, तो वहां पर हमारे पास जो विद्युत चुंबकीय बल था वो आपके आवेशों के मध्य लगने वाला ही बल था, और वो जो बल होता है वो दूरी पर निर्भर करता है। आप यहाँ पर देखिए, इस नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है वो इस नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी की तुलना कीजिए, इस नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी से तुलना कीजिए। इनके बीच में दूरी सबसे कम है, यहां पर दूरी बढ़ रही है, यहां पर दूरी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा, किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी सबसे ज्यादा है, नाभिक से दूरी सबसे ज्यादा है। और दूरी ज्यादा होने पर ये जो वैद्युत बल लगता है वो सबसे कम लगेगा, क्योंकि ये जो वैद्युत बल होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब दूरी बढ़ने पर बल के मान में क्या होती है, कमी होती है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर ये जो दूरी है ये कम है, यानी नाभिक के पास में जो फर्स्ट क्लास है उस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी दूरी जो है वो कम है, तो वहां पर जो फोर्स लगेगा वो सबसे ज्यादा लगेगा। और बल भी कौन सा लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को ये नाभिक जो है प्रबल बल से अपने ओर खींच रही है। दूसरी क्लास की बात करें तो इससे थोड़ा कम बल लगेगा, लेकिन बल इससे तो ज्यादा ही होगा। तो सबसे कम जो बल लगेगा वो किसी परमाणु की अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर लगेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। नाभिक धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, तो धनावेश और ऋणावेश के बीच में लगेगा आपके आकर्षण बल। ये आकर्षण बल जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी ज्यादा होगी तो बल का मान कम होगा, तो यहाँ पर अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी जो है वो सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब वहां पर बल जो है वो अन्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की तुलना में सबसे कम लगेगा। तो अब अगर मान लीजिए कि बाहर की किसी प्रक्रिया के द्वारा, जो कि हमने एक तरह से घर्षण बल लिया है, या मान लीजिए आप बाहर से कोई वैद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देते हो, या मान लीजिए टेम्परेचर को आप चेंज कर देते हो, तो उस बाहर की प्रक्रिया के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम एनर्जी दे देते हैं, जो कि हम आगे जैसे जैसे चैप्टर आएंगे वैसे वैसे अध्ययन भी करेंगे कि कौन कौन सी ऊर्जा इनको दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां इस कक्षा को छोड़ के बाहर चला जाए। तो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को अगर किसी बाहरी प्रक्रिया के द्वारा एनर्जी दे दी जाती है, तो वो एनर्जी जो है इस आकर्षण बल जो लग रहा था इसकी बराबरी कर देगी या इसकी पूर्ति कर देगी। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक के आकर्षण बल से बंधन मुक्त हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से बाहर चला जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब हमारे पास में यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी है, किस प्रक्रिया से दे, तो हमारे पास हमने यहाँ घर्षण की प्रक्रिया को अपनाया है। घर्षण की प्रक्रिया में दो वस्तुओं को हमने काम में लिया है, तो इसका मतलब जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो किसी दूसरी वस्तु के ऊपर पहुंचेगा। ये तो है नहीं कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल कहीं और भग जाएगा। यहां पर दो वस्तुएं होंगी, एक से निकलेगा दूसरे पर जाएगा। अब अपने पास यह है कि दूसरे पर क्यों जाएगा वो, तो घर्षण की प्रक्रिया में तो दूसरे पदार्थ को भी ऊर्जा मिली होगी, तो फिर उसका इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं आया, इसका इलेक्ट्रॉन क्यों गया, उसको भी समझते हैं हम यहाँ पर। तो अब हमारे पास ध्यान दीजिए कि एक परमाणु हमारे पास ये है किसी पदार्थ का, एक परमाणु हमारे पास में ये है किसी पदार्थ का, ये नाभिक, ये अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, ये अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। ये है आपके पास में पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज में और पॉजिटिव चार्ज में। दो वस्तुएं ली है हमने, इनको एक तरह से घर्षण करवाया, क्या हुआ, यहां पर दो अलग अलग वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं का गुण अलग अलग होगा। यहां पर ध्यान दीजिए, इस एक नंबर के पदार्थ के नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आकर्षण जो बल है ये अंतिम कक्षा में चल रहा है। दूसरी वस्तु जो है उसके नाभिक और इसके अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल है। तो यहां पर इनके मध्य आकर्षण बल और इसके मध्य आकर्षण बल कोई जरूरी थोड़ी है कि समान होगा। जब पदार्थ अलग अलग है तो इन दोनों वस्तुओं के नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है वो अलग अलग होगा। दोनों के आकर्षण बल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यहां पर हो सकता है कि ये जो आकर्षण बल है ये ज्यादा हो, इनके मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है वो कम हो, या हो सकता है कि इनके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वो ज्यादा हो और इनके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वो क्या हो, कम हो। तो जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा, रब किया जाएगा, तो जिस वस्तु के नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल कम होगा वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेगा और जल्दी ही वहां से फ्री हो जाएगा। यहां पर अगर बल ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए।
ज्यादा ऊर्जा मिलेगी तभी ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है, ये परमाणु है, ये दूसरा पदार्थ है, ये इसका नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन है। इसके मध्य लगने वाला बल कम है, इसके मध्य लगने वाला ये जो बल है वो ज्यादा है। जब इन दोनों को रगड़ा जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा, क्योंकि यहां पर आकर्षण बल कम लग रहा है, ये थोड़ी बहुत ऊर्जा लेकर ही इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। अब क्योंकि यहां पर हमारे पास इसके नाभिक का जो धनावेश है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। तो इसका मतलब जिस जोड़े को आपने काम में लिया है उसमें से एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरी वस्तु पर पहुंच जाएगा। ये प्रत्येक परमाणु के लिए घटना घटित होगी। हम पूरे पदार्थ में लेंगे तो उसमें तो खूब सारे परमाणु है, इसका मतलब खूब सारे इलेक्ट्रॉन वहां से बनेंगे और खूब सारे वहां से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह पे पहुंचेंगे। यही कारण था कि जब इस मार्कर को बालों से रगड़ा जाता है तो रगड़ने की वजह से जितने भाग को रगड़ा गया है वहां के सभी परमाणु एक्टिव हो चुके हैं और यहां पर बालों से इलेक्ट्रॉन निकले हैं और इस मार्कर पर पहुंचे हैं, यानी मार्कर के परमाणु के पास में पहुंच जाते हैं। यहां पर बालों के परमाणु में नाभिक का और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण बल था वो इस मार्कर के परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉनों की तुलना में क्या था, कम था। तो घर्षण की वजह से वो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली और जस्ट बाहर निकल गया, जबकि इसका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाया। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं और यहां से निकले हैं। समझ में आ गया? तो अब बालों से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो बालों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, कम। किसी एक ही परमाणु को ले ले, हमारे पास खूब सारे, जब बाल लेंगे तो उसमें खूब सारे परमाणु हैं, तो एक परमाणु की बात करें तो किसी एक परमाणु से भी इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तो इसका मतलब इधर वाले पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है, कमी, और वो इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे पहुंच गया। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि। इसका मतलब जब हम इनको रगड़ते हैं यानी घर्षण करवाया जाता है तो एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जबकि दूसरी वस्तु में उतने ही इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, वृद्धि होती है। अब हमारे पास किसी भी वस्तु पर टोटल आवेश शून्य कब आया था, याद कीजिए, जब टोटल नेगेटिव चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज आपस में बराबर मात्रा का होता है, तब दोनों का टोटल कितना होता है, 0। लेकिन यहां पर रगड़ने के पश्चात क्या हुआ, एक प्रकार के पदार्थ में तो इलेक्ट्रॉनों की होगी कमी, जबकि दूसरे में क्या होगी, वृद्धि। इसका मतलब एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या में अंतर आ चुका है, दूसरी जो वस्तु जिस पे इलेक्ट्रॉन पहुंचे उसमें भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में चेंज हो चुका है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या जब अलग अलग हो जाएगी तो प्यारे बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव का मान भी अलग अलग हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव का मान भी अलग अलग हो जाएगा। तो जिसका मान ज्यादा होगा वो पदार्थ वैसा ही व्यवहार करने लग जाएगा। ये है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में अंतर होने के कारण ही वस्तु पर आवेश जनरेट होता है। और वस्तु के इलेक्ट्रॉनों में अंतर आया कैसे, कोई प्रक्रिया जब हमने अपनाई तो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, वो उस आकर्षण बल को तोड़ा और वहां से बाहर निकल गया। इस वजह से पदार्थ के अंदर क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो गया और उस स्थानांतरण की वजह से वस्तुओं के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों का जो बराबर का कॉम्बिनेशन था वो अलग अलग हो गया और इसी वजह से वस्तु आवेशित होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जो भी अपन ने सोडियम का लिया था, यहां पर हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं कि कैसा उसमें हो रहा है। फिर आप यहाँ पर कोई अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं, कांच की छड़ का, रेशम के कपड़े का ले सकते हैं, प्लास्टिक की छड़ का किसी कपड़े के साथ ले सकते हैं, किसी का भी एग्जाम्पल जो हमने इससे पहले वाले भाग में लिए हैं उन सबको आप कैसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सोडियम और क्लोरीन का मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जो आपने काफी बार पढ़ा होगा, Na+ और Cl-, वो किस वजह से आता है उसका थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है, जो अभी हमने देखा था, प्रोटोनों की संख्या 11 है, क्लियर है। यहाँ क्लोरीन जो है उसका परमाणु क्रमांक 17, इसका मतलब उसमें 17 ही इलेक्ट्रॉन है और 17 ही प्रोटॉन है। यहाँ पर टोटल ऋणावेश 11 की वजह से और टोटल धनावेश भी 11 की वजह से, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश हो जाएगा। तो फाइनली वहां पर आवेश कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब सोडियम का परमाणु उदासीन। नेक्स्ट आप यहाँ पर आ जाइए क्लोरीन के लिए। तो यहाँ पर क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है, प्रोटॉन की संख्या भी 17 है। तो इसका मतलब टोटल नेगेटिव जो चार्ज होगा वो 17 इलेक्ट्रॉनों की वजह से होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा वो 17 प्रोटॉनों की वजह से होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो मान है आवेश का वो बिल्कुल समान है, इसका मतलब इनका टोटल करेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा, 0। फाइनली NaCl जो है, इस NaCl का टोटल चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि Na का टोटल 0 है, यहाँ पर Cl का टोटल 0 है। तो फाइनली इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां तक मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी आपकी।
अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम यहाँ पर और उसको समझते हैं। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रक्रिया अप्लाई की जाती है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा देखें तो केमिस्ट्री के अनुसार कोई भी परमाणु जो होता है वो स्थायी आपके कब होता है, जब उसकी अंतिम कक्षा का अष्टक पूरा हुआ होता है तब। यहाँ पर अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के अंदर जो है पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और तीसरी क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 होगा। तो वहां पर हमारे पास कितने होने चाहिए, 8 होने। तो अगर ये सोडियम का परमाणु स्थायित्व को रखना चाहता है तो इसका मतलब वहां पर 7 इलेक्ट्रॉन और उसके पास हो तब जाके वो स्थायी होगा। क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के अंदर हमारे पास देखिए 2 होंगे, फिर उसके बाद में 8 होंगे। तो हमारे पास आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है 2n² से, उस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। 2 और 8 हो गए तो लास्ट में हो गया अपने पास कितने, 7। अंतिम क्लास में कितने हैं इसके, 7। अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए, सिर्फ 1। तो इसका मतलब जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाएगा, इनके ऊपर कोई प्रक्रिया अप्लाई की जाएगी तो आपके पास में आप वैसे भी समझ सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और कौन सा अंदर जाएगा। यहां पर ये सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा क्योंकि इसको 1 देने में ज्यादा सुविधा है अपेक्षा 7 लेने की। यहां पर 7 इसके पास में है तो ये 7 को नहीं त्यागेगा बल्कि 1 वहां से ले लेगा। तो जब इन दोनों के ऊपर ये प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसको कुछ एनर्जी दी जाती है तो यहाँ पर सोडियम के परमाणु की अगर हम बात करते हैं तो वैसे भी सोडियम परमाणु के नाभिक और उसके अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है उसका आकर्षण बल जो है इसके इलेक्ट्रॉनों की तुलना में क्या है, कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और इस क्लोरीन वाले पे पहुंच जाएगा। तो जैसे ये यहाँ पर ट्रांसफर होगा तो अब आपके पास में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों का जो योगदान था वो अलग अलग हो जाएगा। तो अब इस प्रक्रिया के बाद में सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम के लिए अब आपके पास में N1 का जो मान है वो कितना रह जाएगा, 10। जबकि प्रोटोनों का जो मान होगा जिसको कि मैं N2 से दर्शा रहा हूं वो कितना है, 11। प्रोटोनों में कोई चेंज ही नहीं होगा क्योंकि प्रोटोन तो नाभिक के अंदर है, उनमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। अब आपके पास इधर क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के अंदर देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 17 तो पहले से था, ये एक और यहाँ पर आ जाता है तो N1 का जो मान है वो कितना हो गया, 18। क्लियर है। जबकि यहाँ पर आपके पास में प्रोटोनों की जो संख्या है क्लोरीन में वो कितनी है, 17। यहाँ पर इनके टोटल आवेश की बात करते हैं तो यहाँ पर कुल आवेश जो होगा, नेगेटिव चार्ज जो होगा वो 10 इलेक्ट्रॉनों की वजह से होगा, जबकि पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो 11 प्रोटोनों के आवेश के बराबर होगा। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन है 10, प्रोटोन है 11, तो इसका मतलब 1 प्रोटोन का आवेश यहां पर बच जाएगा क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉनों का आवेश 10 प्रोटोनों के आवेश को बैलेंस कर देगा और 1 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का आवेश हमारे पास बच जाता है, यानी 1 प्रोटॉन का आवेश हमारे पास बच जाता है। तो इसका मतलब यहां पर मान बच गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये बताइए इस सोडियम के ऊपर 1 धनावेश वाला मान बच जाता है, इस वजह से ही अगर आपको ध्यान हो तो Na+ लिखा जाता है। समझ में आ गई बात। जैसे ही इनकी संख्या अनबैलेंस हुई आपके पास आवेश बच गया, इसका मतलब वहां पर वो परमाणु आवेशित हो चुका है इलेक्ट्रॉनों की संख्या अनबैलेंस होने के कारण। इधर आ जाएगी प्यारे बच्चों तो आप यहाँ पर टोटल आवेश, नेगेटिव चार्ज जो होगा वो नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आएगा, 18 इलेक्ट्रॉनों की वजह से। पॉजिटिव चार्ज जो आएगा वो आएगा 17 प्रोटोनों की वजह से। मात्रा दोनों की बराबर है, यानी 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा बराबर है, तो इसका मतलब हमारे पास 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉनों के आवेश को बैलेंस करेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश हमारे पास शेष बच जाएगा, यानी -1 e का आवेश बचेगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब अब आपके पास जो वस्तु आपने ली है इस प्रक्रिया को अप्लाई करने के बाद तो वहां पर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज बचेगा। याद हो तो आपको Cl- लिखा जाता है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर बच गया है। कंप्लीट है। अब बताइए यहां पर हमारे पास शुरू में एक सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, क्लोरीन पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अब सोडियम के ऊपर एक प्लस का चार्ज है जबकि क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज है। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ चुका होगा कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है, किसी भी वस्तु पर जो आवेश आ रहा है, किसी भी वस्तु पर जो आवेश आ रहा है वो आवेश सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण ही आ रहा है। यानी कोई भी वस्तु आवेशित होगी तो उसके आवेशित होने में सिर्फ और सिर्फ कौन से कण का योगदान होगा, इलेक्ट्रॉन का योगदान होगा, और इसे कहते हैं वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत के अनुसार नोट कर सकते हो, वैसे चाहो तो आप, वैसे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी वस्तु के आवेशित होने में सिर्फ और सिर्फ कौन सी कण का योगदान होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक में बंधा हुआ होता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जो कण स्थानांतरित होता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन के आने और जाने की वजह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या
असमान हो जाती है। और जब इनकी संख्या असमान होगी तो उस वस्तु का टोटल चार्ज 0 नहीं होगा प्यारे बच्चों, वहां पर कोई ना कोई आवेश बचेगा। जिस वस्तु से जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मान लो कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो अब आपके पास 2 प्लस वाले मान बचेंगे। इस पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो इसका मतलब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर का आवेश बचेगा। यानी जिस वस्तु से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस वस्तु पर उतने ही इलेक्ट्रॉनों के बराबर का धनावेश होगा, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश उस वस्तु पर होगा। मान लीजिए कि यहां से 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं तो इस वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉनों के बराबर का आवेश आपको मिलने वाला है धनावेश में। तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं तो वहां पर 5 गुना 1.6 गुना 10 की पावर -19 ये इलेक्ट्रॉन बचे थे, इस पे आवेश आ जाएगा माइनस का। यहां पर ज्यादा प्रोटॉन है, यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो जो कण ज्यादा प्रभाव दर्शाएगा उस पर आवेश भी उसी प्रकृति का होगा। यहां पर प्रोटॉन ज्यादा है तो धनावेश की प्रकृति दर्शा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन की प्रकृति दर्शाएगा। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ चुका होगा। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वह वस्तु धनावेशित होगी, तो जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी वह वस्तु ऋणावेशित होती है। ये था आज का हमारा कंप्लीट टॉपिक और इसका सारांश कि किसी भी वस्तु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर अनबैलेंस हो जाती है तो वह वस्तु आवेशित हो जाती है। कोई भी वस्तु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अनबैलेंस होती क्यों है? क्योंकि नाभिक का अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण कम होता है, और वो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को अगर हम किसी प्रक्रिया के द्वारा एनर्जी दे देते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल को तोड़ के वहां से बाहर निकल जाता है। जिस वस्तु को साथ में लिया जाता है तो वहां से निकलता है और दूसरे के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। ये तो था कारण। ये जिस वस्तु से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसका मतलब वहां पर प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा, इसका मतलब उतने ही धनावेश की मात्रा उस वस्तु पर आने वाली है। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा, इसका मतलब उस वस्तु पर उतना ही ऋणावेश आने वाला है। तो इसी पूरी कड़ी को समझते हुए हम यहाँ पर एक सारांश लिख देते हैं। यहां से आप बताना, तो नंबर 1 अगर मैं लिख देता हूं कि N1 बराबर N2 है तो आप प्यारे बच्चों कमेंट्स में बताइए कि यहाँ पर वस्तु के ऊपर आवेश कैसा होगा। दूसरा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ N1 ग्रेटर देन N2 है तो बताइए वस्तु पर आवेश कैसा होगा। फटाफट कमेंट्स में आप बताते जाइए। N1 छोटा है N2 से, बताइए वस्तु कौन सी आवेश से आवेशित होगी। N1 का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और N2 का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या। यहाँ पर आपको देख सकते हो, इसमें N1 10 है, N2 11 है, इसमें N1 18, N2 17 है। यानी इसमें प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन कम। तो जिस वस्तु पर प्रोटॉन ज्यादा वो पॉजिटिव व्यवहार, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा वह नेगेटिव व्यवहार। आप यहाँ पर देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, वस्तु वैद्युत उदासीन होगी। कमेंट्स में शायद आपने ये लिखा होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन कम, मतलब वस्तु नेगेटिव चार्ज दर्शाएगी, यानी वस्तु ऋणावेशित होगी। कोई समस्या हो तो कमेंट्स में ये भी बता सकते हो। N1 छोटा है N2 बड़ा है, यानी प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा, प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा तो वस्तु प्लस वाला प्रभाव दर्शाएगी, यानी वस्तु हो जाएगी धनावेशित। कोई समस्या किसी को तो बता सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास में ये इस पूरे टॉपिक का सारांश आ गया कि किसी वस्तु पर आवेश किस कारण से होता है, और ये मेन टॉपिक हो गया। सिर्फ इतनी सी 3 लाइनें। N1 बराबर N2 कोई आवेश नहीं, N1 बड़ा है N2 ऋणावेश, N1 छोटा है N2 धनावेशित। क्लियर है? तो यहाँ पर अब हम वो कांच की छड़, रेशम के कपड़े का पॉइंट ले लें या मार्कर और बालों का ले लें। तो समझना, यहां से आपने इस मार्कर को जितने भाग से रगड़ा है, अब मान लीजिए बालों से 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो इस पर पहुंचेंगे भी कितने? 5 ही। बालों पर धनावेश आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसका मतलब बालों पर प्रोटॉनों की संख्या अब ज्यादा है, तो बालों पर आएगा 5 प्लस का आवेश, यानी 5 गुना 1.6 गुना 10 की पावर -19। वो 5 इलेक्ट्रॉन पहुंचे यहां पर, इसका मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो इस पर आवेश आएगा 5 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर। तो ये वस्तु नेगेटिव चार्ज से आवेशित हो जाएगी, जबकि बाल पॉजिटिव चार्ज से आवेशित हो जाएंगे। कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को जब रगड़ा जाता है, याद रखिए, कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को जब रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और रेशम के कपड़े पर पहुंचते हैं। तो बताइए कांच की छड़ पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, सोचो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन ज्यादा, वस्तु पॉजिटिव। यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा, वस्तु नेगेटिव। एबोनाइट की छड़ और बिल्ली के समूर को रगड़ते हैं तो बिल्ली की समूर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एबोनाइट की छड़ पर पहुंचते हैं, बिल्ली की समूर पॉजिटिव, एबोनाइट की छड़ नेगेटिव। क्लियर है यहां तक? तो यहां तक ये था आज का हमारा टॉपिक कि जिसमें
वस्तु आवेशित होती क्यों है, थोड़ा सा और इसमें समझ लेते हैं। किसी भी वस्तु के धनावेशित होने का सारांश उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होना, ये इसका भौतिक अर्थ हो गया। किसी वस्तु के ऋणावेशित होने का तात्पर्य उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होना। इसी पॉइंट से आप एक पॉइंट और समझिए प्यारे बच्चों, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरी वस्तु पर पहुंच रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब आप थोड़ा सोचिए कि किसी एक वस्तु से, जैसे बाल और इसी की बात करें, तो बालों से मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो ये बताइए बालों के द्रव्यमान में कमी होगी या नहीं होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में इतना द्रव्यमान होता है। तो जब इतने द्रव्यमान के 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बालों के द्रव्यमान में कमी होगी ही होगी। और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इसका मतलब इस वस्तु में 5 इलेक्ट्रॉनों के बराबर के द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि। इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारे पास 2 परिवार हैं, इस परिवार में से एक मेंबर इधर चला जाता है, तो इधर से जो मेंबर गया था, इधर मेंबरों की संख्या में क्या हुई, कमी, जबकि इधर के मेंबरों की संख्या में क्या हुई, वृद्धि। लेकिन ध्यान रखना, दोनों परिवारों के मेंबरों का टोटल मान कभी नहीं बदलता है। इधर मान लीजिए 5 मेंबर है और इधर 5 ये और एक मार्कर भी है, 6 मेंबर इधर है, 5 इधर 6 इधर, टोटल दोनों परिवारों में कितने हैं, 11। क्लियर है। यहां से अब एक मेंबर और इधर चला जाता है, कितने बच गए, 4। यहां पर कितने हो गए, 7। अभी फिलहाल 11 ही है। तो अब आप ये बताइए इधर के परिवार के द्रव्यमान में कमी होगी कि नहीं होगी, 100% होगी, क्योंकि इसमें से मेंबर इधर गया है और जो गया है वो कण है और कण में द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान आपके पास है। इसका मतलब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही द्रव्यमान की इसमें क्या होगी, कमी। और जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो वस्तु कैसी होती है, धनावेशित। तो इसका मतलब जब भी कोई वस्तु धनावेशित होगी, इसका मतलब उसके द्रव्यमान में क्या होगी, कमी। और जिस जगह पर ये इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है उसके द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि। ये भी सारांश हमें यहाँ पर मिल जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट एक और सारांश देखिए आप, यहाँ पर ये मार्कर हमारे पास में है, तभी तो इस पे आवेश हो भी सकता है और आवेश नहीं भी हो सकता। जब इसके ऊपर कोई क्रिया नहीं की तो इस पे कोई आवेश नहीं था, लेकिन मार्कर तो था, यानी इसमें द्रव्यमान तो था। जब हमने इसको रगड़ाया तो इस पे ऋणावेश आया, तो ऋणावेश आया तब भी मार्कर है। जब कोई आवेश नहीं था तो भी मार्कर था, यानी आवेश नहीं था तो भी इसमें द्रव्यमान था, और जब ये वस्तु आवेशित हुई है तो भी इसमें द्रव्यमान था। इसका मतलब आवेश जो है वो द्रव्यमान से संबद्ध होता है। इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है। याद कीजिए, अगर द्रव्यमान नहीं है तो आवेश भी नहीं होगा। फोटोन और न्यूट्रिनो कण के बारे में हम चैप्टर नंबर 13 में अध्ययन करेंगे। उनका विराम द्रव्यमान 0 होता है, तो इसका मतलब उस पर आवेश नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए कि आवेश नहीं है, जैसे अभी द्रव्यमान नहीं था तो आवेश तो नहीं है, लेकिन मान लो आवेश नहीं है तो क्या द्रव्यमान होगा या नहीं होगा। ये वस्तु अभी हमने ली है, इस वस्तु को नॉर्मल अवस्था में लिया तो क्या इसके ऊपर कोई आवेश है, यानी Q बराबर कितना है, 0। तो बताइए क्या M बराबर भी 0 है, मार्कर तो है, मार्कर है तो इसका मतलब द्रव्यमान तो है। इसका मतलब आवेश होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसके ऊपर, द्रव्यमान के बिना। लेकिन द्रव्यमान के बिना आवेश पर फर्क पड़ेगा। अगर द्रव्यमान नहीं है तो आवेश नहीं, लेकिन आवेश नहीं है तो द्रव्यमान तो रहेगा ही रहेगा। तो सीधा सा अर्थ है आवेश का अस्तित्व किसकी वजह से है, द्रव्यमान की वजह से, लेकिन द्रव्यमान का अस्तित्व आवेश की वजह से नहीं है। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक, वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। और सिद्धांत क्या है, मैंने शुरू में कहा था, एक ही लाइन है कि किसी भी वस्तु के आवेशित होने में सिर्फ और सिर्फ कौन से कण का योगदान होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, उन इलेक्ट्रॉनों के बराबर मात्रा का ही आवेश उस वस्तु पर होगा। अगर वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो उतने इलेक्ट्रॉनों के बराबर का धनावेश, और अगर वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो उतने ही मात्रा का ऋणावेश। यानी किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो आवेश सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण ही है। ये था हमारे पास आज के टॉपिक का सारांश। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उस पर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज वाली वस्तु के द्रव्यमान में होगी वृद्धि और पॉजिटिव चार्ज की वस्तु पर द्रव्यमान में होगी कमी। आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व है, लेकिन द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं है। ये था आज का हमारा टॉपिक। आपको इसके नोट्स अभी यहाँ पर मिल जाएंगे, उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे कि किसी भी वस्तु को हम आवेशित
कौन कौन सी विधियों से कर सकते हैं, यानी आवेशन की विधियां। अब तक के लिए धन्यवाद।